हेलो वीवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक 2016 क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साथ ही हम समझेंगे कि कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही आंसर को कैसे चूज करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम DSSB, NVS, UGC नेट, यूपी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर स्टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं, साथ ही समझते हैं कि आपने एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहला है यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PMMY, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 8 अप्रैल 2015। अब इसी क्वेश्चन से फर्दर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इस योजना की शुरुआत किसने करी थी। तो आप जानते हैं उस टाइम पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी। तो पीएम मोदी द्वारा जो है 8 अप्रैल 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई। अब इसी से फर्दर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर, देखिए नाम से पता लग रहा है मुद्रा प्रोवाइड की जाएगी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाता था। क्या प्रोवाइड किया जाता था? लोन। तो इस लोन को बोला जाता था मुद्रा। क्या बोला जाता था? मुद्रा। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे या माइक्रो एंटरप्राइजेस थे, उनको जो लोन प्रोवाइड किया जाता उसको बोला जाता था मुद्रा। कई बार मुद्रा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मुद्रा की फुल फॉर्म बताइए। तो मुद्रा की फुल फॉर्म होती है M फॉर माइक्रो, U फॉर यूनिट्स। माइक्रो यूनिट्स, D फॉर डेवलपमेंट। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड R फॉर रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस योजना के तहत जो है, जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं या फिर नॉन फार्म एंटरप्राइजेस है या फिर नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस है, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। उस लोन को बोला जाता है मुद्रा। क्या बोला जाता है? मुद्रा। अब हम बात करें तो यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि इस योजना के तहत जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो कितनी कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है? 3 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी को बोला जाता है शिशु, दूसरी कैटेगरी को बोला जाता है किशोर और थर्ड कैटेगरी को बोला जाता है तरुण। यानी इस योजना के तहत 3 कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किया जाता है। शिशु, दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं किशोर और तीसरी कैटेगरी होती है तरुण। शिशु कैटेगरी के अंदर जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो 50,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि शिशु कैटेगरी के अंदर कितने तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो शिशु कैटेगरी के अंदर लोन जो है वो 50,000 तक का प्रोवाइड किया जाता है। जबकि किशोर कैटेगरी के अंदर लोन जो है वो आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का प्रोवाइड किया जाता है। और तरुण कैटेगरी में जो लोन है वो 5 लाख से लेके 10 लाख तक का प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतने मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, बट इन 3 अलग अलग कैटेगरी में। शिशु में 50,000 तक का, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का एंड तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि इनमें से कौन सा ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल है, यानी किसकी वजह से ट्रेड में रुकावटें आती है। ट्रेड मीन्स जब हम दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। तो जब भी हम दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जिसकी वजह से हम ट्रेड सही से नहीं कर पाते? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ट्रेड बैरियर होगा? नहीं। दूसरा, सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट होगा? नहीं। थर्ड है ट्रेड ट्रीटी, यानी ट्रेड को लेके समझौता किया गया, क्या होगा? नहीं। तो आंसर कौन सा बचा? टैक्स ऑन इंपोर्ट। आप जानते हैं कि 1991 से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बेसिकली इंडिया में 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी आपने पढ़ा था ना कि 23 जुलाई 1991 को इंडिया में LPG पॉलिसी आई थी, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे।
तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंडिया क्या करते थे, अपने ट्रेड पर बहुत टैरिफ लगाते थे। यानी बेसिकली 1991 से पहले इंडिया में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी थी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स कि हम गुड को बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय कोशिश करते थे कि उस गुड का प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करें, ताकि हमारी कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स उनके पास काम रहे, ताकि हमारी कंट्री का पैसा कहीं और ना जाए, हम अपने रिसोर्सेज को बचा पाए। तो इस तरीके से हम इंपोर्ट को कंट्रोल करते थे, और इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाया जाता था, यानी हाई अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जाता था। यानी जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उस पर गुड का टैक्स बढ़ाकर उस गुड को महंगा बना दिया जाता था। तो इस वजह से क्या होता था, हम सही तरीके से ईजिली इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, टैक्स ऑन इंपोर्ट जो है वो ट्रेड बैरियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि इनमें से टैक्स मल्टीप्लायर निकालने का करेक्ट फॉर्मूला है क्या है। तो डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बोला मल्टीप्लायर याद कर लीजिएगा। तो टैक्स मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला होता है MPC डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि 11th 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया में जो टारगेटेड रियल जीडीपी रखा गया था, या टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट रखा गया था, या एक्चुअल ग्रोथ रेट रखा गया था, वो कितना रखा गया था। तो आपको याद रखना है कि इंडिया में जो आप जानते हैं कि इंडिया में 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, वो था 2007 से लेके 2012 तक। तो जब 2007 से लेके 2012 तक इंडिया में 5 ईयर प्लान बनाया गया, 11th 5 ईयर प्लान, उस टाइम पर इंडिया में जो टारगेट हमने रखा था कि हम बेसिकली 9% के ग्रोथ को अचीव करेंगे। ठीक है, तो 11th 5 ईयर प्लान के दौरान जो टारगेट ग्रोथ रखा था वो 9% रखा गया था, बट अचीव कितना हुआ, एक्चुअल में अचीव हुआ 8%। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कई बार 12th 5 ईयर प्लान का पूछ लिया जाता है। तो आप जानते हैं कि इंडिया में कितने 5 ईयर प्लान रह चुके हैं, 12 5 ईयर प्लान रह चुके हैं। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 12th। कब से कब तक था, क्वेश्चन आ जाता है 2012 से 2017 तक। क्वेश्चन आ जाता है कि इस लास्ट 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाता है कि 12th 5 ईयर प्लान के अंदर जो है वो कितना टारगेट रखा था। देखो, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने टारगेट 9% रखा था, लेकिन बाद में NDC ने, आप जानते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC जो है वो 5 ईयर को, देखो 5 ईयर प्लान बनाने का काम प्लानिंग कमीशन करता था, लेकिन उसको फाइनल अप्रूवल कौन देता था, NDC देता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो बेसिकली 12th 5 ईयर प्लान के अंदर जो टारगेट रखा गया था वो 9% रखा गया, बट लेटर ऑन NDC ने इसको 8% कर दिया था। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट टारगेट कितना था, 4% रखा गया था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का 7.1% रखा गया था। इसको आप आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक से याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि RBI को करेंसी इशू करने के लिए कितना मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। तो आपने पढ़ा है कि RBI अपनी मर्जी से करेंसी इशू नहीं कर सकता। RBI को करेंसी इशू करने के लिए अपने पास मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। तो टोटल कितना रखना पड़ता है, टोटल रखना पड़ता है 200 करोड़। कितना, 200 करोड़। इस 200 करोड़ में से RBI को 115 करोड़ के गोल्ड रखने पड़ते हैं, और 85 करोड़ की जो वैल्यू के हिसाब से फॉरेन सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि RBI जैसे करेंसी इशू करने के लिए क्या रखना पड़ता है RBI को। तो RBI को मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये क्वेश्चन में कई बार आया है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को RBI ने कब फॉलो किया, 1956 में। आप जानते हैं कि इंडिया में 1956 से पहले प्रोपोर्शनल सिस्टम था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था। यानी RBI को जो है करेंसी इशू करने के लिए कुछ प्रोपोर्शन में रिजर्व रखना पड़ता था। लेकिन बाद में 1956 में RBI ने प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम से कहाँ स्विच किया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है इंडिया में 6th इकोनॉमिक सेंसस जो है, जो कौन कंडक्ट करता है, CSO कौन होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो कहता है कि CSO द्वारा 6th इकोनॉमिक सेंसस किया गया, वो कब से कब तक किया गया।
तो देखिए क्योंकि 2016 का पेपर है, तो उस टाइम पे 2015 के आसपास जो है, बेसिकली उस टाइम पे 2014 में जो है ये इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। उस टाइम पर क्या था, इंडिया में सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। आपको याद रखना है कौन सा सेंसस हुआ था उस टाइम पे, सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। ये कब से कब तक चला था, ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था और अप्रैल 2014 में जाके ख़त्म हुआ। ठीक है। इकोनॉमिक सेंसस का बेसिकली काम क्या होता है, इकोनॉमिक सेंसस जो है बेसिकली वो पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए बनाया जाता है। इसके थ्रू एक कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जोग्राफिकली वाइज, उन सब एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, इंगेज कहाँ पर कौन किस जगह पर कितना क्या ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। तो इस इकोनॉमिक सेंसस का बेसिकली काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल से रिलेटेड, यानी पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ कौन किस किस जगह पर कितना कितना काम हो रहा है, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या काम कर रही है, यानी ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो उस टाइम पे सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेटेस्ट में यानी लास्ट इकोनॉमिक सेंसस कौन सा हुआ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लास्ट इकोनॉमिक सेंसस इंडिया में हुआ 7th नंबर का, कौन सा हुआ 7th, ये हुआ था 2019 के अंदर। ठीक है। आपने ध्यान रखना है जो लास्ट इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वो हुआ था 2019 में। और ये इकोनॉमिक सेंसस जो होता है वो हर 5 साल में होता है। कब होता है, हर 5 साल में। और पहला जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वो हुआ था इन द ईयर ऑफ 1978। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ, ये हुआ था 1978। और ये इकोनॉमिक सेंसस जो होता है वो हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है। और इसके अंदर जितनी भी जोग्राफिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, कौन सा पर्सन किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, वो सारा डेटा कलेक्ट करने का काम इसका होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और लास्ट जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ वो याद रखना कौन से नंबर का हुआ, 7th नंबर का हुआ, कौन से ईयर में हुआ, ईयर 2019 में हुआ। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 7th इकोनॉमिक सेंसस हुआ था ये कब हुआ था। तो देखिए जून 2019 में शुरू हुआ था, और क्योंकि लेट हो गया था कोविड की वजह से, तो ये सितंबर 2020 में जाकर ख़त्म हुआ। इतना आपको याद रखना है। 6th मंथ जो है ये डिले हो गया था, तो लास्ट सितंबर 2020 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि 2022 में इंडिया की क्या रैंक थी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या थी। ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे 2016 में क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम पर इसको रिलीज़ करने का काम जो है वो किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है। तो जब लास्ट 2015 में हुआ था, बेसिकली 2015 का जब हुआ था, तो इसको रिलीज़ किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो जब 2016 का पेपर आया था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन था। बट क्योंकि हम लेटेस्ट की बात करें, इतना पुराना नहीं पूछेगा, तो लेटेस्ट जो है 2022 में जब इस इंडेक्स को निकाला गया, जहाँ पर इंडिया की रैंक निकाली गई, तो इसको रिलीज़ करने का काम किसने किया, आईएमडी ने। किसने किया, आईएमडी। आईएमडी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेज डेवलपमेंट। यानी 2022 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो रैंक है वो किसने रिलीज़ करी, आईएमडी। आईएमडी क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है। और इसमें पूछता है कि इस वाले इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक क्या रही। तो इंडिया की जो रैंक कितनी हो गई थी, इंडिया की रैंक जो है 2022 के अंदर 37 हो गई थी। यानी पहले जहाँ पे उस इंडिया की रैंक 43 थी, 2022 में कम होकर कितनी हो गई, 37 हो गई। और जबकि फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री चल रही है, डेनमार्क चल रही है। आपको रखना है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे डेनमार्क चल रही है, और इंडिया की पोजीशन कितनी हो गई है, 37th रैंक इंडिया की हो गई है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी। हाँ, और इंडेक्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो करंट अफेयर में जब आप पढ़ते रहेंगे तो इंडेक्स से रिलेटेड इंडिया का करंट डेटा ज़रूर पढ़े। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है 12th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड सही नहीं है। यानी अगर हम 12th 5 ईयर प्लान की बात करें, तो 12th 5 ईयर प्लान में जैसे हम हर 5 साल में टारगेट रखते थे, तो 12th 5 ईयर प्लान में भी हमने कुछ टारगेट रखे थे, उनमें से उस टारगेट से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि 12th 5 ईयर प्लान के अंदर जो टारगेट रखा गया था, जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट रखा गया था, वो कितना रखा गया था, 9% रखा गया था, जिसको एनडीसी ने कम करके 8% कर दिया था। 10% की तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये सही नहीं है। बाकी 12th 5 ईयर प्लान के अंदर
जो है वो इन टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1% तक करने की बात की गई थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात की गई थी कि 4% रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 7.1% रहेगा। यानी बी सी डी की बात की गई थी, किसकी बात नहीं की गई थी? ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछता है कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। जीडीपी में और जीएनपी में क्या डिफरेंस है? तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सबसे आसान क्वेश्चन है। तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस किसका होता है? यानी आपको डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस क्या होता है? एनएफआई है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये किसके इक्वल होता है? कई बार पूछ लेता है। इट इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। फीफा मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बट द लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है। बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, यानी अगर आप टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्स लगाने की बात करते हैं रिचर पुअर पे, तो सबसे अच्छा टैक्सेशन का प्रिंसिपल क्या है? 3 प्रिंसिपल आपने पढ़े थे, तो इसमें सबसे सही जो आंसर होगा वो होगा इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। यानी सबसे बेस्ट टैक्सेशन प्रिंसिपल क्या है? इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। इसके बेसिस पे टैक्स को इम्पोज किया जाना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने इस पेपर के 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।